Hello, students. A very good morning to all of you. Today we will discuss the aromatic hydrocarbon topic of hydrocarbon chapter 6 of second book of class 11th. Okay, so हम लोग अभी aromatic hydrocarbons को discuss करेंगे. Students, this will be our last topic of this session because the last chapter, that is environmental chemistry, is deleted. So this will be last video for the class. So let us start with aromatic hydrocarbons. So first of all, we will discuss why aromatic hydrocarbons are called aromatic, because they are having a special smell, a pleasant smell, aroma. Because Greek में हम लोग smell को या pleasant smell को aroma बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो aroma word है, इसी की वजह से इनको हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एरीन्स. इसी एरोमा वर्ड की वजह से दे आर ऑल्सो नोन एज एरीन्स. ठीक है, अब इसमें जो मैक्सिमम कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर हैविंग बेंजीन रिंग. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर. और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, दे विल बी कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड्स. ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स दोनों हो सकते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड. जिसमें बेंजीन रिंग है दैट विल बी बेंजीनॉइड, एंड जिसमें नहीं है नॉन बेंजीनॉइड. जैसे आप देखो यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं कितने सारे स्ट्रक्चर्स. दे आर ऑल हैविंग बेंजीन रिंग, बेंजीन, टोलुइन. ठीक है, दो बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो गई, नेफ्थलीन. ये सब हमने डिस्कस किया है. फ्यूज्ड नहीं हुई, इट इज़ अटैच्ड विथ सिंगल बॉन्ड, देन इट इज़ बाईफिनाइल. ठीक है, तो ये सारे बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है. इसके अलावा नॉन बेंजीनॉइड भी कई सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो हम लोग एरोमेटिसिटी डिस्कस करते समय देखेंगे. ठीक है, इसके नॉमेनक्लेचर की बात प्रीवियस क्लास में हो चुकी है. ठीक है, टोलुइन है ये, दिस इज मिथाइल बेंजीन, दिस इज 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन, या इसी को हम लोग जाइलिन भी बोलते हैं. ठीक है, एक बेंजीन रिंग पे एक मिथाइल ग्रुप, दिस इज टोलुइन, दो मिथाइल ग्रुप जाइलिन. अब ये ऑर्थो पोजीशन पे है, दैट्स वाई इट इज ऑर्थोजाइलिन. तो ऑर्थोजाइलिन है तो मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन भी पॉसिबल होगा. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मेटाजाइलिन, और जब हम इसी में पैराजाइलिन बनाएंगे तो ये ग्रुप यहाँ की बजाय नीचे अटैच हो जाएगा, दिस इज पैराजाइलिन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करते हैं. स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बहुत बार और बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. बेंजीन को वैसे तो आइसोलेट किया था माइकल फेराडे इन 1825. ठीक है, फिर केकुले ने इसके स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन किए, तो इसको हम लोग केकुले स्ट्रक्चर्स कहते हैं. जितने भी हमारे रेजोनेंस वाले कंपाउंड होते हैं, दे आर फॉर्मिंग केकुले स्ट्रक्चर्स. ठीक है, 2 आइसोमेरिक बेंजीन जो हमारे पॉसिबल है, इसको ऑब्जर्व किया था केकुले ने इन 1865. ठीक है, तो उन्होंने बेंजीन के 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर बताए थे विथ ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, दैट इज केकुले स्ट्रक्चर्स. और दोनों का सब्स्टिट्यूट है, आप बीच में साइकिल बनाते हो. ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया है बच्चों, दैट्स वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस इन वेरी डिटेल. सो you know what is it. It has 3 pi bond and other all bonds are sigma bond. ठीक है, और ये 3 pi bond alternate position पे है, which can change its position due to isomerism, sorry, due to resonance. ठीक है, and it can be better represented by a cyclic structure. ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए. अगर ये कहीं बनाने को कहा जाए, पूछा जाए, आप सब कर सकते हो. ये सारी चीज़ें आप समझते हो. इसमें सारे कार्बन जो हैं, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. ठीक है, दे आर हैविंग प्लानर स्ट्रक्चर एंड दे आर हैविंग बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम और 139 पिकोमीटर. ठीक है, आगे बढ़े. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एरोमेटिसिटी. ठीक है, एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर. अगर किसी कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कह रहे हैं, देन इट हैज़ एरोमेटिसिटी. तो यानी ये एरोमेटिसिटी है क्या, हम कैसे कहेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है. ठीक है, बेंजीन वॉज कंसिडर्ड एज पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, सबसे
हमारा जो बादशाह बन के बैठा हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड में, दैट इज बेंजीन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन बेंजीन रिंग। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेंजीन क्यों एरोमेटिक है या कोई भी कंपाउंड कब एरोमेटिक होगा। ठीक है, इसके लिए 4 रूल्स वैसे तो पॉसिबल हैं, 4 रूल्स फॉलो करने चाहिए तभी वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक होता है, लेकिन आपकी बुक में 3 दिए हैं तो हम 3 ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला रूल है कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए मॉलिक्यूल में प्लेनैरिटी होनी चाहिए। प्लेनैरिटी मतलब ऑल कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है एरोमेटिसिटी के लिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड में डीलोकलाइज्ड होने चाहिए, मतलब दैट विल बी इन कंजुगेशन विथ अदर पाई बॉन्ड और इट्स और अदर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, कहीं से भी कंजुगेशन पूरे मॉलिक्यूल में यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज, इट शुड फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या कहता है? द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू 4n+2। ठीक है, वेयर n इज द इंटीजर, मतलब n इंटीजर होना चाहिए। n का नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड फर्दर ऑन। ठीक है, तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन है देन इट विल फॉलो हकल रूल। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बेंजीन को चेक करें तो बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देखते हैं कि बेंजीन हकल रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में बेंजीन के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6, दैट इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, यानी 4n+2 इज इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू यहाँ क्या आएगी? 6 - 2 मतलब 4। ठीक है, 4n इज इक्वल टू 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4, यानी n इज इक्वल टू 4/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1, यानी इंटीजर नंबर आ गया ना। n इज 1 यानी इंटीजर आ गया। अगर ये फ्रैक्शनल आ जाता तो ये एरोमेटिक नहीं होता, लेकिन ये इंटीजर आया है, इसकी वजह से बेंजीन इज एरोमेटिक एंड इट इज हैविंग वैल्यू n1। ठीक है, बिकॉज इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और उसमें प्लेनैरिटी होगी, कंजुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, दे ऑल विल बी एरोमेटिक इन कैरेक्टर। ठीक है, इसके अलावा चौथा रूल ये है कि जो जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे परफॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन करते हैं ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन ये भी है। तो ये 4 रूल हमारे एरोमेटिसिटी के लिए है। पहला, मैं इसको मिटा के आपको फिर से क्लीन करके बताती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है ये बच्चों, एरोमेटिसिटी। यहीं पे एक एंटी एरोमेटिसिटी भी होती है। तो अभी तो देयर इज़ लैक ऑफ टाइम, तो मैं आपको एंटी एरोमेटिसिटी नहीं बताऊंगी। फर्दर किसी लेक्चर में आपको एंटी एरोमेटिसिटी भी आपको मैं आगे की क्लास में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, एंटी एरोमेटिसिटी में 4n इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ आगे मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या रूल हो गए हमारे एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए? प्लेनैरिटी यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग एंड प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी दैट इज फॉलोइंग हकल्स रूल। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं। ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन में हमने चेक कर लिया। ये है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। ये बहुत बच्चों ने मेरे से इसका नॉमेनक्लेचर पूछा था, इसको अटैच करके रिंग में, तो मैंने आपको वहाँ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल बताया था ना। तो ये हमारा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन है। एनायन है क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है। अगर ये प्लस होता तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन हो जाता। ठीक है, और अगर यहाँ ना माइनस होता ना प्लस होता तो ये हमारा हो जाता साइक्लोपेंटाडाइईन। ठीक है, और जब ये रिंग किसी चेन में अटैच हो जाएगा तब इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ठीक है, तो साइक्लोपेंटाडाइईन मतलब कोई चार्ज नहीं, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मतलब ये चेन में अटैच हो गया, एक वैलेंसी फ्री हो गई। माइनस चार्ज दे दिया तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, प्लस चार्ज दे दिया तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। ठीक है, देखते हैं इसमें कितना ये कैसे हकल रूल को फॉलो करता है। तो
2 पाई बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन भी काउंटेड होंगे एज पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जैसा काउंट होगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही है नेगेटिव चार्ज का मतलब, प्लस चार्ज का मतलब देयर इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, ठीक है। तो अभी इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2 4 और ये 2 6, तो अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यह हक्कल रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि अभी बेंजीन में हमने देखा कि 4n+2 = 6 होने का मतलब ही है कि हक्कल रूल फॉलो होगा। यहाँ भी n की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल इज एरोमेटिक, ठीक है। प्लानर है, मॉलिक्यूल में कंजुगेशन है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगला है साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल केटायन, यानी 3 बॉन्ड हैं तो ट्राई इन, ठीक है, प्लस चार्ज हटा दो तो साइक्लोहेप्टा ट्राई इन हो जाएगा। ये अभी प्लस चार्ज है तो साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल केटायन है ये, प्लस चार्ज भी हटा दीजिए, आप इसको किसी चेन में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ये साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज का मतलब तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, देयर इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें पता है 4n+2 = 6 होगा, तो ये हक्कल रूल फॉलो करेगा, यानी ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। नेफ्थलीन इज ऑल्सो एरोमेटिक बिकॉज इट इज हैविंग 10 पाई इलेक्ट्रॉन। आप देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी कितने पाई बॉन्ड है, 5 का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 = क्या हो जाएगा 10। अगर ये 10 हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 4n+2 = 10, यानी 4n = 8, यानी n = 8/4 एंड दैट इज इक्वल टू 2 and 2 is an integer, that's why naphthalene is also aromatic in character। तो जो एरोमेटिक नहीं होंगे उसमें ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे अगर हम साइक्लोप्रोपीन में देखें, ठीक है, या साइक्लोप्रोपीन में लेट मी रब दिस फर्स्ट, एक मैं दिखा देती हूँ आपको एग्जांपल जो एरोमेटिक नहीं है उसका, जैसे प्रोपीन, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 2। पहले तो इसमें कंजुगेशन भी नहीं है, प्लानर तो ये प्लानर है sp2 लेकिन ये sp2 नहीं है, तो प्लानैरिटी नहीं है, पहला ही रूल फॉलो नहीं हुआ। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, अगर ये यहाँ से गया तो उसके बाद तो इसका डीलोकलाइजेशन खत्म हो जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज भी नहीं है, दूसरा रूल भी नहीं फॉलो कर रहा। तीसरा रूल अगर हम देखें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 4n+2 = 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये 2 से 2 माइनस कर दिया हमने, दैट इज इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/4, 0/4 मतलब 0, सॉरी 0/4 मतलब वैसे तो 0 है, 0 से जब किसी चीज़ में डिवाइड करते तो इनफाइनाइट आता है, लेकिन 0 से 0 को जब डिवाइड करते तो 0 ही आती है वैल्यू ना, तो 0 n की वैल्यू तो 0 आ रही है, ये हक्कल रूल तो ज़रूर फॉलो कर रहा है, लेकिन बाकी के दोनों रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है, प्लेनैरिटी और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल विल नॉट बी एरोमेटिक, ठीक है। तो तीनों रूल फॉलो होंगे तभी वो एरोमेटिक होगा, तीनों में से एक फॉलो हो रहा है तो एरोमेटिक नहीं हो जाएगा, सिर्फ अगर हक्कल रूल फॉलो कर रहा है बाकी नहीं फॉलो कर रहा है तब भी वो एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके प्रिपरेशन की तरफ, बेंजीन का प्रिपरेशन। अच्छा, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब 4n+2 = क्या हो जाएगा 14। अब ये अगर 14 हो गया तो यहाँ अगर इसको आप 4n+2 से माइनस करेंगे हो जाएगा ये 12, 4n = 12, यानी n = 3, ठीक है। यहाँ n = 3 आपको दिख रहा है, तो एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन भी हमारे क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। आप देखो इसमें पूरी प्लेनैरिटी भी है हर कार्बन की, और हर कार्बन पे जो पाई बॉन्ड है दैट इज इन कंजुगेशन इन कंप्लीट मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। लेट मी रब दिस फर्स्ट। ठीक है,
प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, साइक्लिक प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा इथाइन के 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होकर के क्या बनाते थे, बेंजीन। जब हमने एल्काइंस पढ़ा था तो एल्काइन के यानी इथाइन के 3 मॉलिक्यूल साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से बना लेंगे इथाइन के बेंजीन। इसके अलावा हमने डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, जैसे हमने आपको बताया था एल्केन्स में डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लैब प्रोसेस में बताया था ना। अगर इसको हम इसको करा देते हैं रिएक्शन NaOH और CaO से, है ना, इसको हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं, सोडा लाइम। NaOH इज सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है, और CaO इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड मतलब इसी से लाइम वाटर बनता है ना, तो ये हमारा सोडा और ये लाइम, ये हो गया हमारा सोडा लाइम, ठीक है। सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं अगर हम सोडियम बेंजीन एसिड का, सॉरी बेंजोइक एसिड का ये सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। बेंजोइक एसिड इज व्हाट, बेंजीन रिंग पे COOH, है ना, दिस इज बेंजोइक एसिड। अब इसमें हम अगर सोडियम सॉल्ट इसका बनाए तो सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट का रिएक्शन अगर हम सोडा लाइम से कराते हैं तो ये बनता है बेंजीन, ठीक है, और देयर विल बी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये बेंजीन बनाने का लैब प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक रिएक्शन जिंक डस्ट से अगर हम फिनॉल का रिएक्शन करा दें तो देयर विल बी रिमूवल ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपको क्लास 12th में भी मिलेगा, कन्वर्जन्स में भी बहुत यूज़ होता है फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए। फिनॉल से एक स्टेप में बेंजीन, आप उसका जिंक से स्टीम डिस्टिलेशन करा दीजिए तो ये बन जाता है बेंजीन और जिंक ऑक्साइड रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन की वैसी ही होगी। इट विल बर्न विथ सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम के साथ क्यों बर्न करेगा, मतलब बहुत धुएं के साथ ये जलेगा, क्यों, क्योंकि इट इज़ हैविंग डबल बॉन्ड। जितने भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दे बर्न विथ सूटी फ्लेम, और जो हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं यानी एल्केन्स, दे बर्न विथ नॉन सूटी फ्लेम, ठीक है। तो ये जैसे कि कपूर को आपने जलाया होगा कैम्फर, उसमें आपको जो फ्लेम मिलती है दैट इज सूटी फ्लेम, आप देखते हैं ना, बिल्कुल एकदम काले काले धुएं के साथ जो जलता है ना, ऐसी फ्लेम को हम लोग सूटी फ्लेम कहते हैं। तो बेंजीन बर्न्स विथ सूटी फ्लेम बिकॉज इट इज़ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दे विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एंड सब्स्टिट्यूट द हाइड्रोजन एंड अटैच देयर, ठीक है। जैसे कि अब नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो हम बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे, बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, देयर विल बी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल विल बी फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जब भी हम बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना पड़ता है, मतलब HNO3 से नहीं होगा सिर्फ, HNO3 के साथ हमें H2SO4 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि HNO3 जो हमारा इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल दैट इज NO2+ इज हियर इलेक्ट्रोफाइल, ये NO2+ का फॉर्मेशन इस सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ही हो पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं, ना कि सिर्फ HNO3। नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब HNO कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रेशन, और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप क्लोरीन का एडिशन कराइए, क्लोरीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराइए, इलेक्ट्रोफाइल फिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 इज ल्यूइस एसिड, ठीक है, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, ठीक है, दिस रिएक्शन। अब बेंजीन का सल्फोनेशन कराना है तो बेंजीन का सल्फोनेशन सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, है ना, सल्फोनिक एसिड ग्रुप से। सल्फोनिक एसिड ग्रुप के लिए आप H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे, लेकिन आप H2SO4 को आपको रिंग में इंट्रोड्यूस करना है, इसकी वजह से इसमें हम ओलियम लेते हैं, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो ओलियम इट इज़ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ उसमें SO3 मॉलिक्यूल भी होगा, दिस इज H2S2
O7, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम। ठीक है, तो इसके साथ जब इसको हम हीट करेंगे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अगला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे इसका आपको यूज़ होगा। ठीक है, आज हम लोग इसको समझते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट का नाम है, इसको एल्काइलेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा। लेकिन ये सिर्फ एल्काइलेशन ही नहीं होता, एसिटाइलेशन भी होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन दोनों है। एसिटाइल ग्रुप यानी CH3CO ग्रुप का अटैचमेंट। ठीक है, तो आपकी बुक में अभी सिर्फ अच्छा आगे दिया हुआ है ऐसा एसिटाइलेशन भी दिया हुआ है। एसिटाइलेशन या इसी को एसिटाइल ग्रुप भी बोलते हैं। इसी को अगर ये CH3CO है तो उसको एसिटाइल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, और अगर ये CH3CO के फॉर्म में अगर हम यहाँ H को हटा के और लंबी चेन भी इसको बनाते चले जाए तो ये एसाइल ग्रुप है। एसाइल ग्रुप इज CH3CO, कॉमन नेम इज एसाइल। ठीक है, लेकिन अगर CH3CO स्पेसिफिकली है तब इसको हम लोग एसिटाइल ग्रुप बोलेंगे। तो इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन या एसाइलेशन दोनों बोलते हैं। और अगर एल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं तो बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, इसमें होता क्या है, बेंजीन रिंग पे आपको एल्काइल ग्रुप अटैच करना है। तो बेंजीन पे जब आप एल्काइल अटैच करेंगे, अगर वो मिथाइल है तो बन जाएगा टोलुइन, है ना। तो इसके लिए आपको लेना है एल्काइल हैलाइड यानी मिथाइल हैलाइड लिया, और इट विल बी अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 यानी एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, इट विल एक्टिंग एज ल्यूइस एसिड हियर। ठीक है, तो इसी के प्रेजेंस में ये एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ही यहाँ टोलुइन का फॉर्मेशन होगा और HCl मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इथाइल लिया तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा और HCl रिमूव हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराना है तो हमें एसिटाइल ग्रुप लेना पड़ेगा या एसाइल ग्रुप लेना पड़ेगा। तो अगर हमें वहाँ पे हमने मिथाइल क्लोराइड लिया, यहाँ पे हम एसिटाइल क्लोराइड लेंगे, CH3COCl, है ना, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, या इसी का अगर हम IUPAC नेम कहें, दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड, OYL लगा देंगे, इथेनॉइल क्लोराइड IUPAC नेम हो जाएगा और कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में बेंजीन पे फिर एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा COCH3। ठीक है, और बन जाएगा एसिटोफिनोन। ठीक है, हम जानते हैं बेंजीन पे अगर OCH3 है, दिस इज एनिसोल। अगर ये COCH3 है यानी यहाँ बॉन्डिंग कार्बन के साथ हुई है तो ये होता है एसिटोफिनोन। दिस इज एसिटाइल ग्रुप एसिटो एंड दिस इज फिनोन। ठीक है, तो एसिटोफिनोन बन गया। और अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड इज एनहाइड्राइड मतलब वाटर का लैक हो रहा है। वाटर का लैक हो किस में रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड से एक मॉलिक्यूल अगर हम वाटर का निकाल दें तो बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से भी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाएगा एसिटोफिनोन। ठीक है, अगेन एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन होगा और एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ये रिएक्शन हमेशा पढ़ना है हमें, हर क्लास में पढ़ना है, हर कंपाउंड में पढ़ना है। केवल कुछ ही रिएक्शन ऐसे, कुछ ही कंपाउंड ऐसे होते हैं जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देते हैं, जैसे कि एनिलीन नहीं देता है, बेंजोइक एसिड नहीं देता है, तो वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी के केसेस में हमें ये हर चैप्टर में मिलेगा इन क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेंजीन का रिएक्शन। अगर हम 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, या इसी को हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर में कहें तो हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहिए, BHC, या हेक्साक्लोरोबेंजीन कहिए। ठीक है, एक ही है ये। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में अगर आपने क्लोरीन का एडिशन कराया है 6 मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग पे तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ C6Cl6। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये देखिए आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया। वैसे तो ये अभी डिलीटेड है इस बार
के सिलेबस से, लेकिन आप इसका अगर आप देखेंगे तो आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर वाला रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ। उसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर कैसे बना इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HNO3। ठीक है, H2SO4 HNO3 के प्रेजेंस में ही ये NO2 प्लस बनता है। दिस इज नाइट्रोनियम आयन, NO2 प्लस इज नाइट्रोनियम आयन, और यही इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है रिंग पे और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस जो नाइट्रिक एसिड है ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट तभी हो पाएगा जब H2SO4 हो, और H2SO4 के प्रेजेंस में ये HNO3 प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद देता है NO2 प्लस, दैट इज नाइट्रोनियम आयन विच इज इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म दिए हुए हैं, तो मैकेनिज्म वैसे तो डिलीटेड है अभी इस बार के पोर्शन से, पर आप इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एडिशन रिएक्शन भी कुछ केसेस में पॉसिबल होता है बेंजीन के। तो एडिशन में अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन कराओगे तो बेंजीन के सारे हाइड्रोजन की जो उसकी डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड दिस इज आल्सो अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ठीक है, अगेन हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट। या अगर हम इसमें क्लोरीन का एडिशन कराएं तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, है ना, या हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, सॉरी थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और हेक्साक्लोरोबेंजीन में थोड़ा डिफरेंस है। हेक्साक्लोरोबेंजीन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये बेंजीन रिंग पे 6 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और बेंजीन रिंग ब्रेक नहीं हो रही, इसलिए ये हेक्साक्लोरोबेंजीन है। ठीक है, और अगर हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड देखें, इट इज C6H6Cl6। वो क्या था, C6Cl6, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है इसीलिए 3 डबल बॉन्ड भी हैं, तो ये हमारा है हेक्साक्लोरोबेंजीन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सी को बेंजीन हेक्साक्लोराइड कह दिया, पर ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं है, दिस इज हेक्साक्लोरोबेंजीन, क्योंकि हमारे यहाँ बेंजीन रिंग डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ठीक है, और इस पर 6 क्लोरीन जुड़ जा रहा है, तो दिस इज हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, लेकिन अगर हमने ये हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को भी कंप्लीट कर दिया, हाइड्रोजन भी ऐड हो गए, तो हमारा बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो यहाँ सारे डबल बॉन्ड भी हमारे खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी में एक हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी थी, उस हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को किसने कंप्लीट कर दिया, क्लोरीन ने। तो C6H6 में केवल आके जुड़ गया Cl6, तो बन गया C6H6Cl6। दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये तब बनेगा जब यूवी रेस के प्रेजेंस में बेंजीन पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ऐड हो, तो बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम लोग कहते हैं गैमेक्सीन। गैमेक्सीन का यूज़ होता है ना एज अ पेस्टिसाइड में, गैमेक्सीन वगैरह डाला जाता है ना, तो वो है हमारा उसका हमारा नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है गैमेक्सेन का, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और यही है हमारा गैमेक्सेन। और अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था वो हेक्साक्लोरोबेंजीन था, दैट इज C6Cl6, वो गैमेक्सेन नहीं है, गैमेक्सेन ये है, दैट इज C6H6Cl6। ठीक है, तो यहाँ आप हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, तो डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, इस वजह से ये हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन बनता है। ठीक है, या इसी को हम लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलेंगे। तो हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन बोलिए, चाहे बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलिए, चाहे गैमेक्सेन बोलिए, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है C6H6Cl6। लेकिन जो हमारा हेक्साक्लोरोबेंजीन है, दैट इज C6Cl6, वो उसमें बेंजीन के तीनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हेक्साक्लोरो
बेंजीन, यानी 6 क्लोरीन आ गए हैं 6 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके और बन गया है C6Cl6। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। शुरुआत में मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, आप उसको प्लीज़ रिमूव कर लीजिएगा उस मिस्टेक को। ठीक है, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड में डिफरेंस है। हेक्साक्लोरोबेंजीन में बेंजीन रिंग एज इट इज़ है, 6 क्लोरीन जुड़ते हैं C6Cl6, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड में बेंजीन रिंग नहीं रहती, साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है और 6 क्लोरीन और 6 हाइड्रोजन दोनों रहते हैं और फॉर्मूला बनता है C6H6Cl6। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला भी वैलिड होगा जो हमने पढ़ रखा था कंबशन का फॉर्मूला 3n+1/2 वाला, और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग पैरा डायरेक्टिंग और ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करेंगे, ये हमने कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, जितने भी प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं दे ऑल आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, वो रिंग में इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, इस वजह से वो रिंग को एक्टिवेट करता है। जितने भी माइनस आर इफेक्ट वाले होते हैं वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, तो वो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी ये नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, COH ग्रुप, COR ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, ये सारे हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं क्योंकि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और ये दे ऑल आर मेटा डायरेक्टिंग। ये सभी क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं रेजोनेंस इफेक्ट के टाइम पे। ठीक है, और जितने भी प्लस आर इफेक्ट वाले होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो हमारे रिंग को एक्टिवेट करते हैं क्योंकि वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो दे ऑल आर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। जैसे कि NH2 ग्रुप हमने वहाँ डिस्कस किया था, OCS3 ग्रुप, NHR, NHCOCS3 या C2H5 ग्रुप या मिथाइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है तो दे आर हैविंग प्लस आर इफेक्ट एंड दे विल एक्टिवेट द रिंग। ठीक है, और ये हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, और जो हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ये मैंने वहाँ भी आपको बताया था। ठीक है, लेकिन हमारा जो हेलोजन है इसका थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन ये रिंग को मॉडरेटली डीएक्टिवेट करता है। ठीक है, ये कई बार इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले आता है क्लोरीन के बीच में। आप देखिए रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये प्लस आर इफेक्ट है इसका, माइनस आई तो है लेकिन प्लस आर इफेक्ट भी है। रिंग को ये मॉडरेटली डीएक्टिवेट कर रहा है या रिंग को स्लाइटली एक्टिवेट कर रहा है, एक ही बात है, मॉडरेटली डीएक्टिवेट या स्लाइटली एक्टिवेट करना। तो ठीक है, तो ये हमारा जो है माइनस आई होता है, प्लस आर होता है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अदरवाइज ऑल माइनस आई इफेक्ट वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन ये एक हेलोजन का ग्रुप है, हेलाइड्स या हेलो ग्रुप, दे आर हैविंग माइनस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट एंड दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी आप इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। और हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना भी सीखा था। लास्ट टॉपिक इज कार्सिनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी, ये डिलीटेड है लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पे भी फ्यूज्ड बेंजीन रिंग होती है जिस भी कंपाउंड में, दे ऑल आर कार्सिनोजेनिक और टॉक्सिक। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग, ठीक है, और टॉक्सिक होते हैं ये। तो इतना ही हमारे इस चैप्टर में था। That's all for class 11th also, and that's all for today's class also. Thank you very much, and best of luck for your examination. Please do your best in your exam. Chemistry is very important subject. Please don't neglect this. If you are neglecting this, it will create a huge problem for you. And if you are making it as your friend, it will give you a lot of good numbers and lot of knowledge also. So please make good chemistry with chemistry also. ठीक है, तो हमें केमिस्ट्री के साथ भी अच्छी केमिस्ट्री बनानी है जिससे कि हमारा पेपर भी अच्छा हो सके। ठीक है, तो किसी भी दो लोगों के बीच में अगर अच्छी केमिस्ट्री होती है तो उनका रिलेशनशिप हेल्दी होता है ना। तो आपको केमिस्ट्री के साथ भी अच्छी केमिस्ट्री डेवलप करनी है जिससे कि आपका रिलेशनशिप केमिस्ट्री के साथ हेल्दी हो पाए। ठीक है, ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड. डू योर बेस्ट इन योर एग्जाम. Thank you very much, and I hope you all will not disappoint me. So that's all for today. Thank you.